अगस्त 2025 की एक रात पर्वतीय गांव में अंधेरा छाया हुआ था और अचानक तेज बरसात हुई और रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल के फटने से कहर बरसने लगा। नदी ने अपनी सीमा तोड़ी, पहाड़ों की चट्टानें टूटकर सड़कों पर गिर पड़ी और जिन घरों को हम कल तक स्थायी समझते थे वे आज मलबे में दब गए। एक किसान सुबह अपने खेत गया था। शाम को न उसका गांव, उसका सब कुछ खो चुका था। बच्चे रोए, बूढ़े घरों की दीवारों पर हाथ फेरते रहे और आसमान से बरसा पानी सिर्फ बहते चला गया। कहते हैं प्रकृति कभी किसी से बदला नहीं लेती, पर क्या होगा जब हमारी नीतियां, हमारी लापरवाही और हमारी अवहेलना उस प्रकृति की चोट को गहरा कर दे। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों देवभूमि उत्तराखंड आखिर बार बार आपदा का शिकार बन जाता है। उत्तराखंड हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला यानी यंगफोर्ड माउंटेन का हिस्सा है। यह क्षेत्र कुछ मिलियन वर्ष पहले ही बना और अब भी टेक्टोनिक गतिविधियों से घिरा है। मतलब ये अभी भी बन रहा है और हिल रहा है। इसकी पर्वतीय चोटियां और तीखे ढलान जियोलॉजिकल और भूकंप दृष्टि से अस्थिर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हिमालयी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा अस्थिर क्षेत्र है। उदाहरण के लिए 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली, दोनों में 6.8 की तीव्रता से भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। इसी तरह जून 2013 के केदारनाथ आपातकाल में भी बहने वाली बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली। जो इस भौगोलिक अस्थिरता का ही उदाहरण है। यहाँ की अधिकांश आबादी पहाड़ी ढलानों पर बसी है। इस ढलानों की मिट्टी युवा हिमालय की ढीली चट्टानों से बनी है, जो भारी वर्षा या भूकंप से जल्द हिल जाती है। एक स्टडी के अनुसार उत्तराखंड के लगभग 18.5% क्षेत्र लैंडस्लाइड की दृष्टि से रिस्की या एक्सट्रीमली रिस्की कैटेगरी में आते हैं, विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले। कुल मिलाकर उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना युवा हिमालयी चट्टानें, तेज ढलान, तेज बहने वाली नदियाँ और अर्थक्वेक की दृष्टि से एक्सट्रीमली रिस्की में आती है। उत्तराखंड में कई नदियाँ और ग्लेशियर्स भी है। कई नदियाँ जैसे अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी यहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है। हिमालय ढलानों पर भारी बारिश होती है, जिससे नदियाँ उफान पर आ जाती है और क्लाइमेट चेंज की वजह से यह वर्षा पैटर्न बदल रहा है और अत्यधिक घटित हो रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तराखंड में हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियरी लेक यानी ग्लेशियरी झील बन रही है, जिनके टूटने पर बाढ़ का खतरा है। साथ ही जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, बादल फटने मतलब क्लाउड बर्स्ट जैसे घटनाएं भी अधिक तीव्र होती जा रही है। उदाहरण के लिए एक स्टडी में पाया गया है कि उत्तराखंड के हाई अल्टीट्यूड रीजन में बार बार बादल फटने की घटनाएं हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तराखंड 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं के प्रति हाई रिस्क एरिया में है। मानसून के दौरान तेज बारिश, नदी के लेवल बढ़ने के कारण नदियां बांध बनकर बहती है। ये असमय बाढ़ मतलब सडन फ्लड्स और लैंडस्लाइड को जन्म देते हैं, जिससे बड़ी संपत्ति और जनहानि होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ने कहा है कि 100 से 250 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक वर्षा होने पर क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। एक स्टडी के अनुसार हिमालय की जगह जगह ये घटनाएं सामान्य हो गई है और उत्तराखंड में तो ये रेट वेरी हाई की कैटेगरी में आता है। इन कारणों से उत्तराखंड में मौसम आधारित खतरों जैसे मानसून बाढ़, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर आउटबर्स्ट इत्यादि की आवृत्ति बढ़ रही है। द्वारा की गई गतिविधियां भी उत्तराखंड की सेंसिटिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले दशकों में पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों होटलों, गेस्ट हाउस और मंदिर श्रमिक आवास बनाए गए हैं। ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अक्सर अस्थिर ढलानों और नदी तटों तक फैली होती है। अनियंत्रित शहरीकरण मतलब अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन अक्सर बिना प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिसमें शामिल है टनल बनाना और ब्लास्टिंग, उससे पहाड़ खोखले हो रहे हैं। तथा टूरिज्म प्रेशर और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी उत्तराखंड पर संकट आ घिरे हैं। एक रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में लगभग 50,000 हेक्टेयर जंगल विकास परियोजना के लिए उजाड़ दिया गया है। इससे मिट्टी का भार कम हुआ और बाढ़ के पानी को रोकने वाली प्राकृतिक बाधाएं कमजोर हुई। एक एनवायरमेंटलिस्ट के अनुसार जंगल की कटाई और रिवर बेड पर इलीगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण मूसलाधार वर्षा के समय नदियां अपने प्राकृतिक पथ बदल देती है, जिससे अचानक बड़ी बाढ़ आ सकती है। इन सभी मानवीय गतिविधियों ने प्राकृतिक संतुलन मतलब नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ दिया है। लैंडस्लाइड के बढ़ने का मुख्य कारण पहाड़ों की कटाई और एक्सप्लोसिव माइनिंग है। इन सब कारणों में मानव जनित दबाव ने पहाड़ों की मूल स्थिरता को बहुत हद तक इम्बैलेंस कर दिया है। अर्थक्वेक और क्लाइमेट सेंसिटिविटी पिछली कई आपदाओं में झलक चुकी है, जैसे कि 2013 की केदारनाथ बाढ़। जून 2013 की भीषण बारिश और बादल फटने से राज्य में तबाही मची। लगभग 6,000 लोग मारे गए और 4,500 गांव प्रभावित हुए। हजारों घर, पुल और सड़कें तबाह हुई। दूसरी घटना है 2021 की चमोली ग्लेशियर दुर्घटना। 7 फरवरी 2021 को चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास एक विशाल ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ आ गई और ऋषिगंगा नदी और धौलीगंगा नदी में तबाही मची। आपदा में तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना स्थल पर काम कर रहे 200 से अधिक वर्कर मारे गए या लापता हो गए। कई गांव बाढ़ में बह गए। कुल मिलाकर 200 से अधिक मृत्यु हुई। तीसरी घटना अभी हाल फिलहाल की अगस्त 2025 की घटना। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट में लगभग 70 लोग मारे गए माने हैं। इस आपदा में धराली बाजार डूब गया। लगभग 50 होटल और 40-50 घर पानी में बह गए। अगस्त के अंत में रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की घटनाओं ने भी फिर तबाही मचाई। इंडिया टुडे के मुताबिक इन घटनाओं में 5 लोग मारे गए और 11 लापता हुए। डाउन टू अर्थ ने कम से कम 2 महिलाओं के मरने की पुष्टि की। इन घटनाक्रमों में मानव जीवन के साथ साथ करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई। उदाहरण के लिए 2025 की बाढ़ में धराली गांव के लाखों रुपए के होटल और घर बह गए। 2013 की त्रासदी में हजारों करोड़ की आर्थिक क्षति हुई। इन केस स्टडी से पता चलता है कि इन आपदाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभाव बहुत व्यापक होते हैं। ये अभी उत्तराखंड की संवेदनशीलता पर बड़ा असर डालती है। कई बार विकास की योजनाएं पर्यावरण की चेतावनियों को दरकिनार कर देती हैं। 2013 के प्राकृतिक आपातकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में किसी भी नए जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देने से रोक लगा दी। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार को आदेश दिया कि नए या चल रहे जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई मंजूरी न दी। विशेषज्ञों ने भी पाया कि इन बड़े बांधों और टनलों ने बाढ़ की तबाही को बढ़ाया। पर्यावरण मंत्रालय की 11 सदस्य समिति ने 2014 में 23 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को खारिज करने की सिफारिश की थी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि राष्ट्रीय नीतियां जैसे हाइड्रो पॉलिसीज और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आदि कितनी महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर भी कई विवादित फैसलों ने उत्तराखंड की अस्थिरता बढ़ाई है। पर्यटन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की 4 धाम परियोजना बनाई जा रही है। 4 धाम परियोजना के तहत बनी सड़कों के लिए 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बगैरिती संवेदनशील क्षेत्र में खनन यानी माइनिंग की अनुमति दी। एनवायरमेंटलिस्ट का आरोप है कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई पावर कमेटी के आदेशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने संवेदनशील क्षेत्रों में रास्तों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखी है। इसे 10 मीटर चौड़ा करने की योजनाएं बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम सड़क परियोजना के लिए 50,000 से अधिक देवदार पेड़ काटे जा चुके हैं। इससे हजारों देवदार पेड़ कटेंगे और लैंडस्लाइड्स की आशंका बढ़ेगी। इस निर्णय से स्थानीय लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकारी परियोजनाएं जैसे सुरंगें, बांध और सड़कें खुदाने के दौरान भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नदियों में फेंके जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पाया गया है कि उत्तराखंड में करीब
20 मिलियन टन यानी 2 करोड़ टन मलबा नदियों में जमा किया गया है और 56,000 से अधिक पेड़ सड़क निर्माण के लिए कटे हैं। इन मानवीय हस्तक्षेपों ने पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। इनका प्रभाव साफ है। जब नीतियां पर्यावरणीय सलाह को दरकिनार करती है तो पहाड़ों की प्राकृतिक रक्षा कमजोर पड़ जाती है। गंगा बेसिन प्राधिकरण ने भी माना है कि इन परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय योजनाएं जैसे जल आयोग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भले सुधार हुए हो पर वे बस कागजी सुधार है। उनके एक्शन में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। अतः राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर की नीतियां उत्तराखंड को और सेंसिटिविटी यानी संवेदनशील बनाती दिख रही है। इन जोखिमों को कम करने के लिए वैज्ञानिक और प्रशासनिक समाधान जरूरी है। हिमालय क्षेत्र में खास आपदा पूर्व चेतावनी मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम का निर्माण करना होगा। उदाहरणतः स्थानीय रेडियो और सेलुलर नेटवर्क के जरिए गांव-गांव तक मौसम की वार्निंग्स यानी चेतावनियां भेजे जा सकते हैं। सैटेलाइट और रडार मॉनिटरिंग से ग्लेशियरी लेक और बादल फटने की घटनाओं पर नजर रखी जा सकती है। लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए एडवांस मैपिंग और मशीन लर्निंग मॉडल तैयार हो रहे हैं। रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि उत्तराखंड के 18.5% एरिया अत्यधिक लैंडस्लाइड प्रोन है। इन नक्शों की मदद से प्रशासन को बता सकते हैं कि किस इलाके को मजबूत बांधों या बेंच टेरेसिंग जैसी संरचनाओं से सुरक्षित करना है। पर्यावरणीय योजनाएं भी जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में विकास कैपेसिटी यानी कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित करना, रिवर बेडों को सुरक्षित रखना और कटाव क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना। भगीरथी और अलकनंदा घाटियों में पहले से घोषित इको सेंसिटिव जोन्स का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अपशिष्ट मिट्टी और मलबा नदियों में न गिराया जाए, इससे कड़े नियम बनाने चाहिए। पर जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। स्थानिक जनता को बताना होगा कि नदी किनारे घर बनाना या कच्चे घर निर्माण करना खतरे को निमंत्रण देना है। सरकारी योजनाएं जैसे अग्नि और बाढ़ सुरक्षा, बेहतर आपदा राहत तंत्रों यानी डिजास्टर रिलीफ सिस्टम जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड पर निवेश बढ़ाकर तैयारियां की जा सकती हैं। वर्तमान में अपर्याप्त चेतावनी प्रणालियों और अधूरी योजनाओं पर जोर देते हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें विकास और पारिस्थितिक संतुलन के बीच मध्य मार्ग अपनाना होगा। यहाँ पे आम नागरिकों का भी उतना ही सहयोग चाहिए होगा। उत्तराखंड बचाओ मिशन में उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक्टिवली काम करना होगा। अधे दोस्तों, हमने शुरुआत की थी चमोली रुद्रप्रयाग 2025 की दुर्घटना से। उसमें हमने बात की थी उस किसान की। वह फिर से अपनी जमीन पर लौट सकता है। नहीं, सब कुछ वैसा तो नहीं होगा, पर अगर हम समझदारी से कदम उठाए, विज्ञान और नीति साथ लाए और स्थानीय समुदाय को सशक्त करें तो पहाड़ हमें फिर से अपना घर दे सकते हैं। देवों की भूमि फिर से स्वर्ग जैसी सुंदर और सुरक्षित हो सकती है। पर संदेश स्पष्ट है, पहाड़ हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब हमारी बारी है सुनने की।